अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करना बड़ा ज़रूरी है भाई, क्योंकि ज़िंदगी जो है बड़ी छोटी है और इस छोटी सी ज़िंदगी में बहुत सारे ग्रजेस नहीं रखने चाहिए, एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए। और अब जो महीना आ रहा है वो भी रहमतों का, बरकतों का, और ऐसा महीना है कि दिलों की कुदूरतें निकालें, लोगों को माफ़ करें और लोगों के हवाले से अपने दिल साफ़ करें। क्योंकि जब आपका दिल साफ़ होगा तो डेफिनेटली आपके दिल में कीना नहीं होगा, नेगेटिव एनर्जीज़ नहीं होगी और नेगेटिव वाइब्स नहीं होंगी। चलिए जी, तो एक अच्छे महीने की शुरुआत हो रही है, एक ऐसे मंथ की शुरुआत होने जा रही है जिसमें हम सब बहुत सारी दुआएं मांगते हैं। और दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमारी हर अच्छी नीयत और हर अच्छे अमाल जो है वो कबूल फरमा ले। आगे बढ़ते हैं शो में, और आज हमारे साथ हमारे शो में जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर मुइज़ हुसैन साहब, जो कि माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं। उनसे पूछते हैं कि भाई ये जो माइंड पावर है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इससे कैसे पैसे को अट्रैक्ट किया जा सकता है, पैसा कैसे कमाया जा सकता है, ज़िंदगी में पैसा कैसे आएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कैसे आ जाए ज़िंदगी में पैसा। हर शख्स को तो पैसा चाहिए, हर शख्स तो ये चाहता है कि उसका बैंक बैलेंस बढ़ जाए, हर शख्स ये चाहता है कि उसके फाइनेंसेस बेहतर हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज से कुछ साल पहले पैसा की अहमियत इतनी ज्यादा नहीं थी, मगर जिस दौर में हम रह रहे हैं इसमें पैसे की अहमियत इतनी ज्यादा है कि इस वक्त नंबर 1 तरजीहात में सबसे बड़ी बात है पैसा। पैसा होगा तो बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे, पैसा होगा तो इलाज अच्छा हो सकेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बेहतर होगी, आपके घर में वो तमाम चीजें होंगी जो आपको चाहिए। तो पैसा इस वक्त जरूरत बन चुकी है, ख्वाहिश नहीं है। किसी जमाने में ख्वाहिश थी, अब जरूरत है पैसे की। जिंदगी में जिस किस्म के हालात हैं और जिस किस्म की महंगाई, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, आपको अपने एंड्स को मीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पैसा इस वक्त जरूरत है और जरूरत को हासिल करने के लिए कोई ना कोई टेक्निक इस्तेमाल की जाए ताकि आपकी आमदनी में इजाफा हो। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो माइंड सेट का है। माइंड सेट का प्रॉब्लम ये है, आपने देखा होगा ये मजदूर सड़कों पे घंटों 8-9 घंटे काम करते हैं, सख्त गर्मी में काम करते हैं, मगर जिंदगी में कभी वो पैसा बहुत ज्यादा नहीं कमा सकते, जबकि मेहनत मुझसे और आपसे ज्यादा करते हैं। तो क्या वजह है? तो इसमें एक माइंड सेट का कॉन्सेप्ट आता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज माइंड सेट, अगर आपका पुअर माइंड सेट होता है और एक होता है रिच माइंड सेट। पुअर माइंड सेट और रिच राइट में फर्क ये है कि जो पुअर माइंड सेट का आदमी होता है वो अपने प्रॉब्लम से फोकस करता है। मेरे पैसे कम है, मेरे पास तनख्वाह कम है, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जा रहे, ब्ला ब्ला। और जो रिच माइंड सेट का आदमी होता है वो सोल्यूशन पे फोकस करता है। जिंदगी में हमें किसी स्कूल ने, किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ने ये नहीं सिखाया कि जी फोकस कभी भी प्रॉब्लम पे मत करे, फोकस हमेशा सोल्यूशन पे करे। तो सोल्यूशन पे जब फोकस करता है इंसान तो सोल्यूशन उसके पास आ जाता है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा, हमारे साथ मसला ये है कि हम एक स्ट्रीम ऑफ इनकम पे फोकस करते हैं, तनख्वाह आ रही है, तनख्वाह आ रही है, दूसरी स्ट्रीम ऑफ फोकस की कोशिश नहीं करते। दुनिया में जिन लोगों ने तरक्की की है उनका मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ फोकस होता है। अब एक तहकीक बताऊं आपकी, एक स्टडी थी कि दुनिया में जो 2% बिलियनर्स हैं, अगर वो अपनी सारी दौलत आवाम को दे दे, सारा पैसा आवाम को दे दे, तो 5 साल के बाद वो पैसा उनके पास वापिस आ जाएगा। क्या वजह है कि ये पैसा उनके पास वापस कैसे आएगा? क्योंकि उन्होंने इस किस्म के स्ट्रीम्स ऑफ इनकम डेवलप किए जिससे पैसा वापस आता। अब आ जाते हैं एक सीक्रेट पे। इस सीक्रेट को, इस पे भी एक बहुत तहकीक है, बहुत स्टडीज है इसके ऊपर, कि जब हम सोचते हैं अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, कोई नया रास्ता ढूंढने के लिए, तो हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी जो होती है, मेडिकल टर्म बता रहा हूँ, वो ब्रेन फ्रीक्वेंसी हमारी बीटा होती है। इस वक्त मैं और आप बीटा में बात कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि जो अमीर लोग होते हैं, जो जिंदगी में बहुत तरक्की करते हैं, वो जब सोचते हैं तो उनकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी बीटा से अल्फा में चली जाती है। अल्फा एक लोअर ब्रेन फ्रीक्वेंसी है और ये उस वक्त होती है जब आप नमाज पढ़ते हैं। मुसलमानों के लिए खास ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, नमाज में दुनिया जहाँ के ख्यालात आपको आते हैं वैसे नहीं आते। तो नमाज में ब्रेन फ्रीक्वेंसी अल्फा पे चली जाती है। यही ब्रेन फ्रीक्वेंसी अल्फा पे उस वक्त जाती है जब आप गुनूदगी के आलम में जैसी डिप करते हैं नींद में, आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी बीटा से अल्फा चली जाती है। तहकीक ये कहती है कि अगर इंसान किसी तरह इस ब्रेन फ्रीक्वेंसी को अल्फा में ले आए, मगर सोए ना, बेदार रहे, उस वक्त जो जहन के अंदर है, जिस चीज को वो चाहता है, देखिए कुरान में बड़ी खूबसूरत आयत है कि जैसे गुमान करोगे वैसा मिलेगा, अल्लाह कहता है। अब ये गुमान से मुराद क्या है? गुमान कहते हैं उस कैफियत को
कि जब आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी लोअर हो और आपके जहन में एक चीज हो जो आपको चाहिए। पैसा चाहिए, कहां से आएगा? आएगा, खुद ब खुद आएगा। कैसे आएगा? देने वाले के पास कोई कमी नहीं है, कहीं से भी आ सकता है। तो ये ब्रेन फ्रीक्वेंसी अल्फा में लाकर अगर आप मिसाल को तसव्वुर करें कि मैं नई गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा अपना घर है और मेरी इनकम इतनी बढ़ चुकी है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपका माइंड अट्रैक्ट करता है इन चीजों को। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। सही। प्रॉब्लम फिर इतना होता है कि एक तो नंबर वन, आम आदमी नीचे जब फ्रीक्वेंसी जाएगी वो सो जाएगा, बेदार नहीं रह सकता। सही। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारे माशरे में कई सालों से, यानी हमारे सिर्फ पाकिस्तान इंडिया नहीं, दुनिया के माशरे में एक चीज बड़ी कॉमन थी। वो ये थी, जैसे क्रिश्चियनिटी में 14वीं सदी में ये कहा जाता था कि द पुअर शेल इनहेरिट द हेवन, गरीब आदमी जन्नत में जाएगा, तो अमीर कहाँ जाएगा? तो इस लिहाज से बरसों से कल्चरली हमारे जहन में दौलत के खिलाफ बहुत सारी बातें आ गई है। पैसा दरख्त पे नहीं होता, पैसा हाथ का मैल है, पैसा आता है तो खुशियां चली जाती है। अब ये आपके डीपली इनग्रेन्ड सबकॉन्शियस लेवल पे ये बिलीफ्स हैं। अब आप जितनी भी मेहनत करेंगे आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे, बिकॉज आपका बिलीफ आपके आरे आ जाएगा, आपके दरमियान आ जाएगा। तो पहली चीज तो ये करनी है हमें कि अपने बिलीफ्स को चेक करना है। मुझे याद है मेरे दादा, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मौलाना थे, वो कहते थे पैसा हाथ का मैल। इसका मतलब जब जब आप हाथ धोएंगे तो आपका हाथ से पैसा चला गया। ठीक है, तो अब जो लोग आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको पहली शर्त ये कि सबसे पहले वो चेक करें कि उनके अंदर कहीं ना कहीं पैसे के खिलाफ कोई बिलीफ तो नहीं है। तो वो होगा तो कभी आप कामयाब नहीं होगा। सही। चलिए दूसरा, जी 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 कंटिन्यू कीजिए डॉक्टर साहब। जी जी। दूसरा, माइंडसेट को समझे कि मेरा माइंडसेट क्या है। क्या मैं प्रॉब्लम पे फोकस करता हूँ या सोल्यूशन पे फोकस करता हूँ? एक ये चीज चेक कर ले। ये दो चीज, बाकी तो ट्रेनिंग से आता है। अल्फा आम आदमी नहीं कर सकता, अल्फा में नहीं जा सकता आम आदमी। ठीक है, चलिए जी, शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के। वेलकम बैक। डॉक्टर मोइज़ हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। और पैसा कैसे आए ज़िंदगी में, इंसान कामयाब कैसे हो, हर कोई चाहता है, लेकिन इसके कुछ उसूल होते हैं। अभी जिस तरीके से डॉक्टर साहब बात कर रहे थे और बता रहे थे कि भाई बिलीफ होना चाहिए, पैसे के खिलाफ आपके जहन में कुछ तो नहीं है। डॉक्टर साहब थोड़ी सी ये थ्योरी समझाइएगा कि क्या लोगों का डर होता है, खौफ होता है, या किसी किस्म का उनका ऐसा कोई इंटेंट होता है जिस वजह से भी उनके पास पैसे नहीं आ रहे होते? कई दफा लोगों ने इस्लामाबाद में खातून मेरे पास आई, किसी जमाने में बहुत बहुत अमीर थी और कोई वजह हुई पूरा बर्बाद हो गया, उनको ये नहीं पता रात को खाना मिलेगा नहीं। तो मेरे एक वर्कशॉप में आई, वो कहती है कि मुझे अब पैसा नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहती है मैंने वो तकलीफ देखी है कि जब पैसा चला जाता है तो क्या होता है। तो ये भी होता है। फिर कुछ घरों में ये हुआ होगा कि जी पैसे आए, अमीर आदमी बन गए तो घर में नाचाकी शुरू होगी, बच्चे माँ बाप से दूर हो गए, बीवी शौहर से दूर हो गई। तो ये जो चीजें माशरे में हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इससे हमारा बिलीफ बनता है। तो डेफिनेटली ऐसा कोई बिलीफ आया, खौफ पैदा हो गया होगा, पैसा आएगा तो बीमारी आएगी। अच्छा, एक और चीज जो रिलीजियसली बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, पता नहीं हमारे जहनों में क्यों डाल दिया गया है कि पैसा हर बुराई की जड़ है, जबकि हर मस्जिद, हर मंदिर, हर गिरजा जो है वो आपसे पैसे मांगता है उसको अपने काम चलाने के लिए। और आज दुनिया में अगर पैसा ना हो तो ये करोड़ों जो यतीम हैं, बेवा हैं, जिनके सरों पे छत नहीं है, उनके लिए खाना मिलता है, छत मिलती है, बच्चों की शादी होती है, पैसों की वजह से होती है ना। और दुनिया के आपको पता है सबसे ज्यादा चैरिटी देने वाली कौन कौन है? जैपनीज चैरिटी सबसे ज्यादा। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में तो 2.5% ज़कात देते, उसके अलावा सदका खैरात। तो जितना पैसे का एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ये कि पैसा बहते हुए दरिया की तरह होना चाहिए। अगर आपने तिजोरी में अपना पैसा रखा है और वो सिर्फ आपके अपने इस्तेमाल के लिए, तो उस पैसे से बीमारी भी आएगी, उस पैसों से घर में खुशियां चले। अगर आपका पैसा बहता रहे, आपके पास आए, मुझे याद है एक बड़ी मशहूर सर आदम जी, पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम था, ये वो लोग आए थे जो इंडिया से, ये जद्दी पुश्ती अमीर लोग थे, खानदानी अमीर लोग थे। उससे किसी ने सवाल पूछा कि सर आदम जी ये बताइए कि करोड़पति बनने का राज क्या है? उसने कहा एक काम करो, तुम्हारे साथ जो लोग हैं ना उनको लखपति बनाओ, तुम खुद बहुत करोड़पति बन जाओ। अपलिफ्टमेंट कहते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल, किसी को अप्रिशिएट करना, किसी को साथ लेके चलना। और कहते हैं ना कि जब आप किसी को अपने साथ खड़ा करते हैं या किसी का सहारा बनते हैं तो आप उससे फिर आगे, बहुत आगे कहीं निकल जाते हैं।
जी सर। अच्छा, एक टेक्निक मैं आपको बताता जी, हूँ जी। क्योंकि मुझे 12:30 मतलब मेरा टाइम है, थोड़ा सा मुझे जाना है। जी, जी, श्योर, श्योर। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक बताता हूँ, तमाम आपके जो लोग हैं वो इस टेक्निक को आज से अप्लाई करें। शीशे का ग्लास लें, इस तरह शीशे का ग्लास, ठीक जी। है, और उसमें आप पीने का पानी भरें। रात को सोने से पहले ये अमल करना है। पहले डिसाइड कर लें कि आपको क्या चीज चाहिए। पैसा आएगा तो क्या होगा, बेटी की शादी होगी, अपना घर होगा, जो चीजें जिंदगी में अफोर्ड नहीं कर सकते वो खरीद सकेंगे, ट्रैवल कर सकेंगे, जो भी आपका पर्पस हो वो अपने पर्पस जहन में सोचने के बाद पानी भरना है ग्लास में, पीने का पानी, पूरा ग्लास पानी भरने के बाद, रात को जिस वक्त आपको नींद आने लगे, जब उनूद की तारी हो, इसको उंगलियों से पकड़ना है। याद रखें उंगलियां टच ना करें, इस तरह उंगलियों से पकड़ना है और आंखें बंद करके आई बॉल्स डेले जिसको कहते हैं वो ऊपर की तरफ करना है, इस तरह बंद आंखों से, और आधा ग्लास पीते हुए ये कहना है कि जिस चीज को मैं चाहता हूं वो मिलने का राज मुझे मिल जाए। यानी जो चीज मेरी ख्वाहिश है, पैसा है, दौलत है, गाड़ी है, घर है, उसको मिलने का राज, उसको हासिल करने का राज मुझे मिल जाए। और वो फिर आधा ग्लास पानी पीकर आप फौरन सो जाए। कागज और पेन अपने साथ रखें। रात के किसी पैर या अर्ली मॉर्निंग आपको एक ख्वाब आएगा, उस ख्वाब में जवाब होगा। अगर नहीं आता ख्वाब तो बाकी आधा पानी, वही अमल आप दिन के वक्त करें, आंखें बंद करें, आई बॉल्स को ऊपर करें 20 डिग्री 25 डिग्री, और बाकी आधा ग्लास पानी पीते हुए यही जुमला दोहराए कि मुझे अपने मसले का हल या मेरे जो ख्वाहिश है उसको उसके उसूल के लिए क्या करना है, ये मुझे जवाब मिल जाए। तो दिन में आपको जवाब मिलेगा। ये आपने रोज करना है, आपको कोई ना कोई जवाब मिले, उस जवाब पर अमल करना लाजिम है। अच्छा, तब आपका काम हो जाएगा जी, आपका 100% काम होगा। अच्छा, आपने एक और भी बताई थी टिप के कुछ अगर आप कुछ चाहते हैं तो कुछ पेपर पर लिखेंगे और आप पता नहीं कितनी दफा लिखेंगे, वो थोड़ा सा टिप शेयर कर दीजिए। जी, जी। अच्छा, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर एक बड़ा खूबसूरत जुमला है जो बाद में बाइबल में भी आया, तौरात में और बाइबल में आया। जी। Thou shalt be written, thou shalt be done। जो चीज लिख दी जाती है वो हो जाती है। अच्छा, इसका मतलब ये कि आपको एक जुमला आपने सोचना है मुझे क्या चाहिए। असल में अक्सर लोगों को ये नहीं पता कि उनको क्या चाहिए, वो ये पता है कि मुझे क्या नहीं चाहिए। मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे परेशानी नहीं चाहिए, मुझे बीमारी, ये नहीं लिखना क्या चाहिए आप। उस जुमले को आपने 122 मरतबा कागज पर लिखना है, रोज रात 122 दिन तक। अच्छा, मतलब और एक जुमला होना चाहिए, मतलब लंबा चौड़ा इस तरह वन सेंटेंस होना चाहिए। सही। और प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए कि मेरी सेहत बहुत अच्छी हो चुकी है, या मैं बहुत खुश हूं, मेरे पास बेतहाशा पैसा आ रहा है या आ चुका है। प्रेजेंट के अंदर 122 मरतबा 122 दिन तक लिखना है। और वो जो कागज आपके पास जमा होगा, उस कागज के इसके दो तरीके, एक तो एक ही कागज पे 122 मरतबा लिखने के बाद फिर दूसरे दिन उसी के ऊपर लिखें, यानी ओवर राइट करें उसको। ये आसान तरीका है। उसमें आपका एक पेपर जाएगा खाली, और उस पेपर को बाद में आप कच्ची मिट्टी में डाल दें। अच्छा। या फिर किसी दराज में रख दें। अगर आप रोज एक नया पेपर यूज करते हैं, हाँ। तो वो इतने सारे 122 पेजेस होंगे, उसको आपने कच्ची मिट्टी में डाल देना होगा 122 दिन के बाद, या फिर दराज में रख लें। अल्लाह जैसे ही आपका काम हो जाए उसके बाद सबसे पहले आपने खैरात देनी है, या आपने जो भी आपको चैरिटी कर सकते हैं अपनी तरफ से चैरिटी करें। ये बीमारी के लिए भी है, अगर कोई बीमारी ऐसी है जो मुश्किल हो रही है तो फिर आपने चैरिटी में किसी इदारे में जाकर 2-3 घंटे रोज लोगों की हेल्प करनी है। किसी फलाही इदारे में या किसी अस्पताल में आपने वॉलंटियर करना है। बीमारी का बीमारी से ताल्लुक होगा। दौलत चाहिए तो आपने चैरिटी देनी होगी, इस तरह को। या फिर बाद में ये कर सकते हैं कि किसी को अपने वहां मुलाजिम रख लें, उसके रोजगार आपके पास से आ जाए, यानी आपके पास उनका रोजगार मिल जाए। तो कोई भी किस्म की चैरिटी है आप कर सकते हैं। सही, फिर आपको चैरिटी करनी होगी। अच्छा, इस तरह की और भी टिप्स होती हैं। आपने एक मनी बॉक्स का जिक्र भी किया था कि वो भी यस, वेरी गुड। मनी बॉक्स तो बड़ा कमाल का है। फिश बॉल होता है ना, मछली का बॉल होता है आजकल खासकर, वो ले लें और जिस मुल्क में आप पैदा हुए उस मुल्क के सिक्के डालें। अच्छा, सिक्के थोड़े से डाल दें, 10-15 सिक्के डाल दें। उसके बाद उस मुल्क के छोटे से करेंसी नोट डाले। पाकिस्तान में अब 10 रुपए का तो है अभी तक, अल्लाह जाने आगे होगा कि नहीं होगा। 50 रुपए, 100 रुपए, इस तरह आपने डाल दिए 500 रुपए बच्ची। उसके बाद जो चीज आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं, घर चाहते हैं तो घर की तस्वीर डाल दें। अच्छा। जो भी तस्वीर आप डालेंगे उसमें वर्ब
यानी कोई किस्म का वर्ड ना लिखा हो, ना उसके अंदर कोई किस्म के न्यूमेरिकल्स नंबर हो। ऐसी तस्वीर लेनी जिसमें ना कोई वर्ड हो ना कोई नंबर, तस्वीर हो बस। ठीक। ठीक है, अब आपने वो उसके ऊपर रखना है, तमाम पैसों के ऊपर उसने वो तस्वीर रखनी है। और एक मैग्नेट लेना है हॉर्स शू का। हॉर्स शू का मैग्नेट होता है जैसे घोड़े की नाल होती है जी। हैवी मैग्नेट ले, कम से कम 4 किलो के पुल का हो, इसको इंडस्ट्रियल मैग्नेट कहते हैं। अच्छा। ये मैग्नेट आपने ऊपर इस तरह रखना है कि इसकी जो 2 टांगे है वो किबले की सिमत हो। अच्छा। ठीक है, अब आपने ये जो वास है या जो भी आपके पास कंटेनर है वो बंद नहीं करना आपने, उसको आप किसी ऐसी जगह रखें कि आपका बेख्तियार नजर पड़े। जैसे कॉफी टेबल पर रख दिया, अगर बच्चे छोटे नहीं है घर में तो, या फिर कबर्ड के ऊपर। इसको बंद नहीं रख सकते, इसको खुला रखना होगा, ऊपर से बंद नहीं करना। अच्छा, ऊपर से बंद नहीं। ठीक है जी। ऊपर से बंद नहीं करना। अब उसके बाद आते पीते जब आपको देखे कि मेरे जेब में कुछ एक्स्ट्रा रेजगारी जिसको कहते हैं छोटा, जी। वो आप मैग्नेट के ऊपर डालना शुरू करते हैं। अच्छा। हर रोज ना डालें, ये 3-4 पैसे दिन बाद डालने या कॉइन्स आप कह रहे हैं? पैसे कॉइन्स कुछ भी। अच्छा। देखिए ये मेरे पास जैसे ये पड़े रहते हैं ना, तो जी, मैं जी, इसको निकाल के रख लेता हूँ। ठीक, जी जी। जब आपको लगे कि काफी फुल हो चुका है, भर चुका है, तो एक मुट्ठी भर के निकाल कर खैरात करते हैं। अच्छा, सही। अब ये अमल आपने, जब आपके पास छुट्टे जेब में हो, रेजगारी हो, एक्स्ट्रा पैसे बचे हो, छोटी नोटें होती है जो आमतौर पर आप तो इस्तेमाल भी नहीं होती, वो आप ऊपर डालना शुरू कर दे, भर जाए मुट्ठी भर के निकाल ले, खैरात करते, फिर डालना शुरू करें। इवेंचुअली जिस मकसद के लिए, जो पिक्चर आपने डाली, जो तस्वीर आपने डाली, जब आपका काम हो जाए, ये तमाम चीजें मैग्नेट वगैरह, फिश बॉल वगैरह सब निकाल कर किसी को दे दे जिसको जरूरत हो या जिसको बनाना हो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैंने ऐसे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह मिरेकल देखे इसके। ये एक बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी होता है कि जब जब आप उसको देखते हैं गैर इख्तियारी तौर पर, गैर इरादी तौर पर, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करता है। हमने हजारों लोगों को बताया है, और ऐसे ऐसे केसेस हुए कि खातून को औलाद नहीं हो रही थी, हस्बैंड बहुत सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर था, ब्यूरोक्रेट था, खातून को औलाद नहीं हो रही थी, उसको ख्वाहिश थी कि मुझे ट्विंस हो। अच्छा। मैंने कहा पहले एक तो हो जाए, ट्विन का बाद में करना। खैर उसने एक कॉइन बॉक्स बना, उससे तस्वीर डाली ट्विन की, मुझे नहीं पता था। कोई 1.5 साल बाद मेरे पास मिठाई लेके आई, मैंने कहा क्या हो, कहता ट्विन हुआ। मैंने कहा कैसे, कहता मैंने तस्वीर डाली थी। उसके बाद अगले कई महीने तक हर जुमेरात को हमारा एक दर्स होता था, मैं दर्स देता था यहाँ पे, तो लोग आते थे दर्स में, तो सबके लिए चाय और पकोड़े या कभी समोसे लेके आती थी कई माह तक। फिर उसके हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया किसी और शहर में, तो वो चली गई। अब आप देखिए कितनी अजीब सी बात है कि औलाद नहीं होती तो भी अल्लाह ताला करम करेगा, औलाद हो जाए। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बात वही है ना कि आपका जो इंटरनल फेथ है या इंटरनल बिलीफ है, जो इंटेंट है आपका या आपका इंटेंशन है, वो कितना ट्रू है। और जाहिर सी बात है अल्लाह ताला तो रहीम है और कर्म करने वाले हैं, तो लोगों की सुनते भी हैं। इंटेंशन आपकी सच्ची होनी चाहिए तो अल्लाह ताला देते हैं। अच्छा, आप पैसा बढ़ाने के लिए आप बहुत दफ़ा ये एम्फेसाइज़ करते हैं कि लोगों को चाहिए कि वो अपनी स्किल्स को जो है वो कारआमद बनाएं, और कई ऐसी चीज़ों के अंदर वो अपने पैसे इन्वेस्ट करें, और एक टाइम में अगर वो 2-4 बिजनेसेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको खुद भी पता है कि एक आम आदमी के लिए, जो कि एक नौकरी पेशा शख्स है, उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो कोई कारोबार स्टार्ट करे या अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करे। अव्वल तो लोगों के पास पैसे ही नहीं होते, तो किस तरह से कोई अपना कारोबार स्टार्ट कर सकता है? मुख्तलिफ बिजनेसेस में कैसे कोई अपना टाइम या पैसा इन्वेस्ट कर सकता है? जी देखिए, ऐसी बहुत सारी दुनिया में मिसालें मौजूद हैं जहां पर बहुत कम पैसों से लोगों ने कहा, जिसने बिरयानी का ठिया लगाया, जिसने कबाब का ठिया लगाया, आज इतना मशहूर आदमी हो गया, आज उसकी ब्रांचेस ह्यूस्टन के अंदर भी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, राइट। आपको फेथ होना चाहिए, आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, और आपकी कस्टमर सर्विस होनी चाहिए। खवातीन घर में बैठे बैठे अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती है। केक बनाओ, बिरयानी बनाओ, सोशल मीडिया पे डालो, शामी कबाब। अब रमजान का महीना है, लोगों को शामी कबाब चाहिए, लोगों को कई चीजें चाहिए कि जो फ्राई करके इफ्तारी पे काम, तो आप बनाए ना, क्यों नहीं बनाते? आप सोशल मीडिया पे डालें, फ्री प्लेटफॉर्म है आपके लिए, क्यों नहीं करते आप लोग? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल सर, यू आर राइट कि स्किल्स होनी चाहिए, और जो भी आपकी स्किल्स हैं उसको आप सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। जो भी आपके महदूद रिसोर्सेज हैं,
उसके अंदर आप काम सर्कमस्टांसेस में काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुईज़ साहब आपके कीमती वक्त के लिए। बहुत मुफीद बातें हुई और लोगों को यही कहना चाहते हैं हम लोग अपने प्लेटफॉर्म से कि भाई अल्लाह पर यकीन रखें, क्योंकि अल्लाह ताला तो हर शय पर कादिर है। अल्लाह ताला नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। चलिए जी, शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी मारिया अवान साहिबा, जो कि ह्यूमन राइट्स एडवोकेट है, और बात होगी उनसे कि डिजिटल हरासगी और ख़वातीन के जो हुकूक हैं उसके लिए अभी रिसेंटली क्या काम हो रहा है और एक्चुअल में ख़वातीन कैसे जान पाएंगी कि उनके राइट्स क्या हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हैरेसमेंट क्या है और ये जो डिजिटल हैरेसमेंट है ये क्या है, लोग किस तरह से डिजिटली हैरेस करते हैं, और क्या हैरेसमेंट सिर्फ डिजिटल होती है या फिर आम ज़िंदगी में भी लोगों के साथ, ख़वातीन के साथ ये हैरेसमेंट होती है। किसी को बैड कमेंट देना, क्या ये हैरेसमेंट नहीं है? किसी को ये समझना कि कोई कमतर है और कमतर समझ के किसी के बारे में कोई भी बात करना, या अगर बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं और किसी भी खातून के लिए कोई बात करना, क्या ये हैरेसमेंट नहीं है? क्या हैरेसमेंट है और कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर ख़वातीन एक्शन ले सकती हैं? कौन कौन से ऐसे लीगल पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ख़वातीन के राइट्स हैं और वो इस पर बात भी कर सकती हैं और कंप्लेन भी कर सकती हैं? इस पर बात करने के लिए मारविया अवान हमारे साथ मौजूद हैं, ह्यूमन राइट्स एडवोकेट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं मारविया, आप ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम सबा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है, और मुझे उम्मीद है तमाम हमें देखने वाले लोग भी ठीक होंगे। बिल्कुल ठीक ठाक। मारवी, सबसे पहले तो आज ख़वातीन को ये बताइए कि एक्चुअल में हैरेसमेंट क्या है? हैरेसमेंट सिर्फ यही तो नहीं है ना कि किसी ने आपको कोई डिजिटल या सोशल मीडिया पर कोई बैड कमेंट दे दिया। हैरेसमेंट तो ये भी है कि कोई आपको ट्रॉमा दे। हैरेसमेंट तो ये भी है कि कोई आपको टॉन्ट मारे, टॉर्चर करे, या कोई आपके लिए बैड नेम्स रखे। जी मारवी। जी, बहुत बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। हरेसमेंट हर वो अनवेलकमिंग एक्ट है जो आपको अनकंफर्टेबल करता है। और उसमें हर इंसान की अपनी बाउंड्रीज होती हैं, हर इंसान की अपनी लिमिट्स होती हैं। तो उसमें वट एवर इज बॉदरिंग यू, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, अब ये वर्बली भी हो सकता है, ये जो है फिजिकली भी हो सकता है, ये कोई इशारा देना जिसमें ना किसी ने आवाज निकाली, ना ही किसी ने आपको टच किया है, लेकिन ऐसा कोई सिग्नल दिया है, ऐसा कोई इशारा दिया है जो कि आपको अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है, और इसके अंदर कोई तहरीरी तौर पे आपको कुछ लिख के, कोई ईमेल के जरिए, डिजिटल स्पेसेस पे, या नॉर्मली आपके आमने सामने इन पर्सन किसी भी तरह से इस तरह की हरेसमेंट के एक्ट्स हो सकते हैं। जैसा कि डिजिटल हरेसमेंट आजकल आपको पता है एवरीबडी इज यूजिंग मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, हर बंदे की अपनी सोशल प्रोफाइल्स बनी हुई हैं डिजिटल स्पेसेस पे। अगर इन डिजिटल स्पेसेस पे खुसूसन खवातीन को और बच्चों को बहुत ज्यादा हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, उसके अंदर डिफेमेशन आ गई, उनकी किसी पर्सनल इंफॉर्मेशन को वहां पर पब्लिश करके उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करना, पोस्ट कर देना, बार बार शेयर करना, उसके अंदर डिफेमेशन भी हो सकती है, आपकी प्राइवेट तस्वीर भी हो सकती हैं, उसके अंदर आपकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई ऐसी बात जो आपकी पर्सनल है, आप किसी पब्लिक एरिया में नहीं शेयर करना चाहते हैं, उसको अक्सर शेयर करके हरासा किया जाता है, तंग किया जाता है, बदनाम किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, और बहुत सारे लोग अपनी डिमांड्स पूरी करने के लिए भी इस तरह की ब्लैकमेलिंग्स कर रहे होते हैं। तो ये खवातीन और बच्चे, वैसे तो वैसे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हर फर्द, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रख रहा हो, सब डिजिटल हरेसमेंट का सामना कर रहे हैं। लेकिन खवातीन और बच्चे ज्यादा वल्नरेबल हैं और वो ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं इसके अंदर। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि एक्सपोज भी ज़्यादा हो रहे हैं। और फिर मसला सारा ये है कि जब इस तरह की हैरेसमेंट होती है ना, तो उसका सीधा ताल्लुक आपके दिमाग से होता है, आपको इफेक्ट करता है, आपके लाइफ को इफेक्ट करता है कि भाई आपके साथ व्हाट्स हैपनिंग विद यू, ट्रॉमा हो जाता है, आपको ट्रॉमा हो जाता है, इट्स अ ट्रॉमेटिक सिचुएशन। और बहुत सारे तो हैरेसमेंट के केसेस सबा, जब खवातीन, बच्चियां, लड़कियां स्कूल कॉलेज जाते हुए या डिजिटल स्पेसेस पे यू नो उनके अगर कोलीग्स या स्टूडेंट्स या किसी ऑफिस में
उनको हरासा किया जा रहा हो, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हमने शटर होते हुए देखा है। बिल्कुल। हमने ये और देखा है कि वो यहाँ कितना पर मारवी घबराती हैं, मारवी परेशान मारवी होती जिस हैं। तरह से आप ही की बात को मैं कंटिन्यू करूंगी, आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा कि वो घबराती हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल शेक होता है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी ऐड कर लीजिए कि हमारे यहाँ ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ज्यादा होता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर कोई खातून या कोई लड़की या कोई स्टूडेंट या कोई स्पोर्ट्स खेलने वाली लड़की है, वो अगर कोई बहुत अच्छा कर रही है ना, तो बाकी जो हमारे यहाँ पे एक जेंडर इक्वेलिटी और ये वाला जो इशू है ना, इस वजह से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी जिनकी ईगो हर्ट होती है कि अच्छा ये काम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद वहीं से उनका कॉन्फिडेंस शेक होता है, उसके बाद वहीं से उनको बैड कमेंट्स मिलते हैं, और फिर वो जो सुपरसीड करने का एक तरीकेकार होता है ना, उस वजह से भी खवातीन अंडर स्ट्रेस आती हैं कि हम जो बात कर रहे हैं शायद वो ठीक है, लेकिन लोग उस तरह से टेकअप नहीं कर रहे हैं। तो इसको भी ऐड करें कि खवातीन इस मसले का भी शिकार होती हैं जब वो वर्क प्लेस पर होती हैं। तो जी 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 जी, और इसके अंदर विक्टिम ब्लेमिंग का बहुत बड़ा मसला होता है कि अगर हम कंप्लेन करेंगे तो सोसाइटी हमें बुरा कहेगी, और सोशल मीडिया पे ऐसा होता भी है। लड़कियां, खवातीन जो विक्टिम्स होती हैं, सर्वाइवर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस होती हैं, सर्वाइवर ऑफ हरासमेंट केसेस होती हैं, सर्वाइवर ऑफ द वर्क प्लेस हरासमेंट केसेस होती हैं, उनकी पूरी जिंदगियों के हवाले से इतनी गलत बातें स्प्रेड की जाती हैं सोशल मीडिया पे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो डर जाएं, वो पीछे हो जाएं, वो अपनी दरख्वास्त वापस ले लें, वो अपनी FIR वापस ले लें और वो आगे ना बढ़े। तो ये सोशल मीडिया को लोगों को प्रेशराइज करने के हवाले से, जायज केसेस से हाथ उठाने के हवाले से भी इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अगर सोशल मीडिया पर, अच्छा अब जो सोशल मीडिया है, जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आप जिक्र कर रही हैं, वहाँ पर ही अगर आप देखें कि जितने बैड कमेंट्स कर रहे होते हैं वहाँ पर, मतलब एक खातून है, अब वो अगर वो सोशल मीडिया पर अपनी को पिक्चर डाल दी है तो उसके ऊपर कमेंट, अच्छा ना सिर्फ उसके ऊपर कमेंट, उनकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेते हैं, चाहे वो उन्हें जानते हो या नहीं जानते हो। उसने ये कहा, उसने तो ये कहा था, मैंने तो ये सुना था। किसी भी खातून को शटर करने का या मैनिपुलेट करने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसको जाके कहें कि कोई आपके बारे में ये कह रहा था। हाँ बिल्कुल। और ये इतना हाई रिस्की हो गया है कि लोग आपकी तस्वीर उठाकर AI के जरिए अपनी मर्जी के लोगों के साथ अटैच करके बहुत अजीब तरीके से उनको न्यूडिटी और इस तरफ लेकर आके बहुत ज्यादा स्प्रेड भी किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और जिसके लिए मैं आपको कवानीन जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि हमारे सुनने वाले लोग ये सोचेंगे कि क्या डिजिटल स्पेसेस हम इस्तेमाल करना बंद कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिजिटल स्पेसेस हमारी आज की जरूरत है, ये जदीद दौर की जरूरत है, और इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मगर इसका सही तरीके से यूज, गैजेट्स का रिस्पॉन्सिबल यूज, डिजिटल स्पेसेस का रिस्पॉन्सिबल यूज, हेट स्पीच को, डिफेमेशन को, हरेसमेंट को रोकने के हवाले से जो कवानीन हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद है, हमारे पास एक एक्ट है जो कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि FIA साइबर क्राइम उसको डील करती है। उसके हवाले से उनकी वेबसाइट्स भी मौजूद हैं, उनके ऑफिसेज भी हर डिस्ट्रिक्ट में डिविजनल लेवल पर मौजूद हैं। जब भी इस तरह की किसी चीज का आप सामना करें तो बहुत अहम सवाल ये है कि आपने डिजिटल एविडेंसेस कलेक्ट जरूर करने। उसमें स्क्रीनशॉट्स हो गए, अगर कोई आपके हवाले से कोई इस तरह का नफरत अंगेज मवाद फैला रहा है, या आपको डिफेम कर रहा है, या आपको हरासा कर रहा है, या कोई आपको फ्रेंडशिप रखने की या आपकी किसी प्राइवेट तस्वीर या किसी भी हवाले से प्रेशराइज कर रहा है, आपने उसके प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेने हैं। वो जो जिस भी, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपने वहां पे प्रॉपर उनके URLs को कॉपी पेस्ट करना है, उनके अकाउंट्स की आइडेंटिफिकेशन अपने पास रखनी है ताकि आपको रिपोर्ट करने में आगे मदद हो। और उसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये तमाम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके अपने भी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स होते हैं। इनके हवाले से भी आपने जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें आपने ऑप्शंस में जाके जो भी इस तरह का मवाद आपके खिलाफ है, आप उस एप्लीकेशन सोशल मीडिया डिजिटल स्पेस पे आप उनकी अथॉरिटी को भी रिपोर्ट कर सकते हैं, और आप अपने मुल्क के कानून के मुताबिक प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत साइबर क्राइम से भी राब्ता कर सकते हैं। और एविडेंस कलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है अंडू मैसेजेस हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, लोग जो है लोगों को हरासा करके फिर अपने अकाउंट्स बार बार बंद कर लेते हैं। तो बहुत सारे केसेस में हमने ये सिचुएशंस भी देखी हैं। तो आपने कोई, जैसे व्हाट्सएप की मिसाल ले लेते हैं,
कोई आपको हरासा कर रहा है, उसने मैसेजेस किए, फौरन उसने डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया, आप कहाँ से लेकर आएंगे एविडेंस? तो आपने कोई यानी कि अपने अपने पास आपने कोई ना कोई एविडेंस माइंड को रखनी है, प्रेजेंट रखना है और एविडेंस कलेक्शन बेहतर करनी है, तभी कानून आपकी बेहतर तरीके से मदद कर पाएगा। मगर रिपोर्ट जरूर करना है सबा, क्योंकि लोग डर जाते हैं, वो रिपोर्ट नहीं करते, उनको लगता है कि या तो डिजिटल स्पेसेस इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। हमने इन डिजिटल स्पेसेस को खवातीन के लिए, बच्चों के लिए और सबके लिए महफूज बनाना है, इनको रिस्पॉन्सिबल यूज करके, इनको रिस्पॉन्सिबल यूज करके महफूज बनाना है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, अब उन खवातीन के बारे में बात करेंगे जो कि ये डिजिटल स्पेसेस यूज नहीं करती, सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती और उनको आम लाइफ में जो है वो हरेसमेंट का सामना होता है, और आम लाइफ में अगर वो कहीं से गुजर के जा रही हैं तो किसी ने उनके ऊपर कमेंट पास कर दिया, वो क्या कर सकती हैं? वर्क प्लेस पे कोई ऐसी सिचुएशन है, या फिर वो कहीं भी जाती हैं, किसी भी जगह काम करती हैं, हॉस्पिटल में हो, किसी भी जगह पर हो, वहां पर उनके साथ अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो व्हाट दे कैन डू एक्चुअली, इस पर करेंगे बात एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो ख़वातीन के राइट्स क्या हैं? वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट एक्चुअल में क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप अगर कहती हैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे या ख़वातीन के राइट्स की बात करेंगे तो ख़वातीन किसी से बदतमीज़ी करने लगें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ख़वातीन को अपनी लिमिटेशंस, अपनी हदूद पता होनी चाहिए, लेकिन अगर उनकी स्पेस में आके कोई उनके साथ इस तरह की हैरेसमेंट करता है, उनके साथ कोई शाउटिंग करता है, उनको अननेसेसरली कोई कमेंट पास किए जाते हैं, उनको टॉन्ट मारा जाता है, उनके साथ किसी भी किस्म की मैनिपुलेशन की जाती है, तो ख़वातीन क्या कर सकती हैं? और ये दोनों ही चीज़ें चाहे डिजिटल स्पेस पर हो या आम जिंदगी में हो, व्हाट आर दी कॉमन राइट्स, व्हाट आर दी राइट्स ऑफ विमेंस? जी मारवी। अच्छा जी, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो खवातीन अगर डिजिटल स्पेसेस पे नहीं मगर अपने ऑफिसेस के अंदर काम करने की जगहों पे, अपने पढ़ने की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या इस तरह की किसी भी फील्ड में जहाँ पे वो काम करती हैं, किसी काम के लिए गई हैं, वहां पर अगर उनको हरासा किया जाता है तो उसके लिए हमारे पास कानून है वर्क प्लेस हरासमेंट का, जो कि 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ था और वो ऑम्बड्समैन ऑफिस मुहतसिब आला के अंडर आता है, जिसके तहत वो पुलिस मुहतसिब आला को कहीं पर भी कंप्लेन कर सकती हैं 2010 के कानून के मुताबिक। अब उसमें ये है कि उसमें मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं। उसमें आपको कभी बॉसेस कर रहे होते हैं तंग, कभी आपके साथ काम करने वाले कुलीग्स हरासा कर रहे होते हैं, कभी आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में आपको पब्लिक हरासमेंट का भी सामना करना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन हरासमेंट बहुत ज्यादा कॉमन है। अक्सर बसेस के अंदर बहुत कॉमन है, बसेस के अंदर, वैन्स के अंदर, पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियां हो, बच्चियां हो, या स्कूल जाने वाली या किसी भी ऑफिस जाने वाली, उनको इस तरह के या रोड पे चलने वाली अक्सर हमारे पास कंप्लेन्स आई हैं कि कोई बाइक से गुजरता हुआ उनको तंग करके गया है, टच करने की कोशिश की है, कोई ऐसी, या रोज पीछा करता है। रोज पीछा करना भी दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। काफी सारी खवातीन कहती हैं कि उनको उनका पीछा किया जा रहा है या उनको धमकी दी जा रही है। अच्छा, आजकल जैसे कि डिजिटल स्पेस हर जगह पे है, तो ये जो हमारी इन पर्सन हमारे साथ जो हरासमेंट और इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, ये डिजिटल स्पेसेस पे भी रिफ्लेक्ट करती हैं। इस तरह रिफ्लेक्ट करती हैं कि नंबर कहीं से हासिल कर लिया, कांटेक्ट करने की मोबाइल फोन पे कोशिश की, और या तो वो खातून खुद मौजूद नहीं होती हैं डिजिटल स्पेस पे, मगर उनकी तस्वीर और उनकी इंफॉर्मेशन और उनके नाम से अकाउंट्स बना दिए जाते हैं और वहां पे गैर कानूनी और गलत हरकतें की जाती हैं। तो डिजिटल और इन पर्सन हम देख रहे हैं कि वो इस तरह मिल गया है कि समहाउ उन केसेस के अंदर मोबाइल फोन, व्हाट्सएप, कोई ना कोई एप्लीकेशन या चीजें शामिल होती हैं। मगर वर्क प्लेस या आपके काम करने की या पढ़ने की जगह पे 2010 के कानून के मुताबिक वहां पे कमेटियां बननी बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिसके अंदर वो इदारा पूरा अपना जो मैकेनिज्म है वो इंट्रोड्यूस करवाएगा वहां के काम करने और पढ़ने वाले लोगों को, और वो फिर रिपोर्ट कर सकते हैं उसके हवाले से कि व्हेनेवर जब भी वो इस तरह के कोई केसेस रिसीव कर रहे हैं तो वो जो कमेटी है वो उनको रिव्यू करेगी। उसके हवाले से जितनी भी उसके काफी सारे लोग तो अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठे हैं वर्क प्लेस हैरेसमेंट एक्ट की वजह से, क्योंकि वो अपने साथ काम करने वाली कुलीग्स की रिस्पेक्ट ना करना,
उनको हरासा करना, उनको दोस्ती रखने के लिए या मुख्तलिफ फवायद हासिल करने की लालच देके अपनी मर्जी की कोई चीज करवाने के लिए उनको हरासा करना, ऐसी भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं जिसपे 2010 के कानून ने मुहतसिब आला के अंडर काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। सो सिंपल इज दैट, आपको इन पर्सन हरासा किया जा रहा है या आपको डिजिटल स्पेसेस पे हरासा किया जा रहा है, आपने कंप्लेन जरूर जरूर दर्ज करनी है, डरना नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो ब्लैकमेलर और हरासर्स होते हैं इनकी डिमांड्स कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल, इनकी डिमांड खत्म नहीं होती। ये हाँ बिल्कुल मारवी, हाँ तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाता है। आप प्रेशर में नहीं आना, दूसरा मैनिपुलेशन करते हैं, और दूसरा आपने एक ट्रांसपोर्टेशन की बात की, एक और भी एक मैटर है, टीचर्स जो होते हैं समटाइम्स वो भी अपने स्टूडेंट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरह से कर रहे होते हैं कि वो अंडर प्रेशर ले रहे होते हैं। इन जनरल वो आप हैरेसमेंट डायरेक्टली तो नहीं कहते, लेकिन उनका मकसद यही होता है कि नहीं, अगर एक स्टूडेंट है जो कह रहा है कि ये मैटर ऐसे भी सॉल्व हो सकता है या वैसे भी सॉल्व हो सकता है, उसको भी जो है ना हरास किया जाता है, उसके भी वो नंबर माइनस कर लेते कि नहीं आपने तो ये बात मेरी मर्जी के खिलाफ की है, तो मैंने ये कहा था तो यही होना चाहिए। तो ये भी जो है ना वो हरेसमेंट के जुमरे में आती हैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपने देखा होगा कई स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, वो बहुत अच्छे पढ़ रहे होते हैं लेकिन अचानक किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ से वो वापस आते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि पता नहीं वो इतने पूरे टाइम तो बहुत अच्छा थे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे। तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये भी लोगों के मेंटल पीस को बर्बाद करती हैं, और ये वो हैरेसमेंट होती है जिसके बारे में खवातीन, हाँ मारवी, ये वो छोटी छोटी हैरेसमेंट होती है जिसके बारे में खवातीन मिलकर बैठती हैं और रोजाना डिस्कस करती हैं कि देखिए हमें तो यहाँ पर डिप्राइव कर दिया, हमें यहाँ ऐसे कह दिया, हमें यहाँ मैनिपुलेट कर दिया, उसके बाद फिर कोई बड़ी चीज़ बनती है तो तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो अगर आपको अपने राइट्स पता है तो आप उसके ऊपर कंप्लेन करें, कंप्लेन नहीं करें तो एटलीस्ट आप बात करें, किसी कंसर्न बंदे को जरूर बताएं। जी बिल्कुल, और इदारे भी ऐसी कमेटीज को और ज्यादा स्ट्रेंथन करें, स्ट्रॉन्ग करें, ताकि वहाँ पे काम करने वाले लोग और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ज्यादा उनके ऊपर एतमाद कर सके, क्योंकि कमेटीज हमें लगता है कि बराए नाम तो मौजूद हैं लेकिन उसके ऊपर एतमाद स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें वही अक्सर टीचर्स मौजूद होते हैं जिनके अच्छे ताल्लुकात होते हैं उन हरासर्स के साथ। और ये भी एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि जी ये तो बड़ा अच्छा इंसान है, इसने मुझे तो कभी हरास नहीं किया, तुम्हें कैसे कर लिया। तुम्हें कैसे कर लिया। हरासर्स वो जो है वो शिकार करते हैं, वो आपको अटैक करते हैं, उनको वो आपके कोई वीकनेस ढूंढ के आपके वीकनेस के ऊपर काम करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अगर मेरे साथ बेहतर है और बहुत शरीफ है तो जरूरी है कि मेरे साथ अगर किसी बैठी हुई खातून कोई शिकायत कर रही है तो वो गलत हो। तो एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना भी सीखें। हम देखते हैं कि उनको खामोश करा दिया जाता है और इस तरह की बातें की जाती हैं और 10 लोग उनकी शाहिदी लेकर आ जाते हैं। सो आई थिंक लेट्स गो इनटू द एविडेंसेस ऑफ द प्रॉपर लीगल सिस्टम। और उसके अलावा देखिए कवानीन को अपने मफाद के लिए भी काफी लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये भी एक बहुत गलत प्रैक्टिसेस है जो कि फिल्टर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के जरिए ही हो सकती है। बिल्कुल सही कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन के जरिए ये चीजें फिल्टर हो सकती हैं, लेकिन बात जो आपने की ना कि एक शख्स है, अब वो एक खातून कह रही है नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, दूसरी खातून कह रही है नहीं ये भी नहीं हो सकता, तो इसमें भी ना थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड करने की जरूरत है कि भाई जिससे मैटर है ना उसी को उसका मैटर उससे ही देखा जाए। हमारे यहाँ यूजुअली ये होता है कि अगर किसी से कोई प्रॉब्लम है ना तो 2-3 लोग उसकी साइड ले रहे होते हैं और 2-3 कहते हैं नहीं वो ऐसा नहीं वो वैसा नहीं है। भाई जिससे मैटर है वो पता नहीं हो सकता है उसके साथ वो अच्छा ना हो और किसी दूसरी के साथ वो अच्छा हो, किसी दूसरी को वो बहन समझ के ट्रीट कर। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हम ये नहीं कह सकते कि अगर मेरे साथ कोई अच्छा है तो उसने आपको हरास नहीं किया होगा या आपके साथ उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आई थिंक ये जो मामला है ये इन्वेस्टिगेशन कमेटीज के ऊपर, हरासमेंट कमेटीज के ऊपर और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के ऊपर छोड़ने की जरूरत है, कानून के ऊपर छोड़ने की जरूरत है। इसका फैसला आप, मैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाला कोई भी फर्द नहीं कर सकता। बिल्कुल। और इस तरह की जो हैरेसमेंट होती है ना मारवी, वो न सिर्फ आप देखें कि पाकिस्तान के बाहर भी ऐसे कई केसेस हैं जो कि सामने आते हैं। कोई लेडी डॉक्टर शिकायत कर रही होती है कि जी उनकी सीनियर है, उनके साथ जो है वो बदतमीजी है। पूरी दुनिया से इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे होते हैं। और वजह क्या होती है? एक वजह होती है कि या तो प्रॉपर हैरेसमेंट, एक वजह होती है या फिर कोई इनसिक्योरिटी या कोई कॉम्प्लेक्स होता है जिसकी वजह से खवातीन को हिरासा किया जाता है।
तो अब ये जो मैटर है ना, रीजंस होते हैं ना, बहुत सारे रीजंस होते हैं। कोई पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो गई किसी की, कोई, मैं आपको एक ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है कि एक शख्स को एक खातून की बात बुरी लग गई, तो इस वजह से भी उन्होंने जो है वो उनके साथ वो हैरेसमेंट शुरू कर दी, उन्होंने भी जो है उनके साथ जो है वो रिवेंजफुल एक्टिविटी शुरू कर दी। पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, प्रोफेशनल रीजंस हो सकते हैं, कोई भी इस तरह के रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई किसी को हरासा करे और उसके लिए इश्यूज क्रिएट करे। तो अगेन यही बात है कि कानून इसीलिए बनाया गया है ताकि वो लोगों के लिए आसानियां पैदा करे, लेकिन कानून के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है। जो इन्वेस्टिगेशन कमेटीज हैं, प्रोटेक्शन सेल्स हैं, पुलिस है, इदारे हैं, इनको मजबूत करके इनके ऊपर भरोसा करके और उस प्रोसेस पे ट्रस्ट और पेशेंस के साथ डेफिनेटली वेट करने की जरूरत है, तभी आपको कानूनी हवाले से बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। बट अगेन एविडेंस कलेक्शन इज वेरी वेरी, ईदर इट इज लाइक ऑन डिजिटल और इन पर्सन हरासमेंट, आपने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एविडेंसेस आपने कलेक्ट करने। बहुत शुक्रिया मारवी, आप हमारे लिए आपने कीमती वक्त निकाला हमारे शो के लिए। और बात वही है, जब हम खवातीन के बारे में बात करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है ये तमाम खवातीन को पता होता है कि वो कहाँ कहाँ किस वजह से, किस इंसान की वजह से ट्रॉमा का शिकार होती हैं। तो उसके लिए ज़रूर बैठ के आपस में बात करें। अगर नहीं होता है और आपको लगता है नहीं मैटर बहुत सिवियर है, तो डेफिनेटली यू कैन टॉक टू द पीपल। अगर आपको लगता है कि नहीं बात बहुत आगे जा रही है, तो फिर आप कंप्लेन कर सकते हैं। बट फर्स्ट, अगर आपको लगता है कि आपका मसला बातचीत करने से हल हो सकता है, तो मेरी एडवाइस ये है कि जिस शख्स से भी आपको प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली बात करें ताकि आपका मैटर सॉल्व हो, ताकि उस शख्स को भी पता चले कि उसके वजह से आपके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो इशू को सॉल्व करना भी जो है ना, वो खवातीन का काम है कि पहले इशू बनाए ना, पहले इशू को सॉल्व करने की कोशिश करें। आपको कोई अंडर प्रेशर लेता है, आपसे कोई बदतमीजी करता है, आपके साथ कोई शाउटिंग करता है, आपका पूरा हक है कि आप कंप्लेन करें, क्योंकि किसी को भी हक नहीं है कि किसी भी खातून की स्पेस में या किसी भी खातून के लिए वो इस तरह के बैड नेम्स रखे, बैड कॉलिंग करे, तो ये जस्टिफाइड भी नहीं होता। चलिए जी, शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मिलवाएंगे आपको एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा जी, बच्चों की जो बीमारियां हैं वो क्या हैं? छोटे बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, कभी ठंड लग जाती है, कभी ऐसा होता है कि उनकी बॉडी बिल्कुल येलो हो जाती है, लेकिन पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा होता कि एक्चुअल में ये जो बच्चा है इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। अब ज़ाहिर है वो बोल नहीं सकता है, और एक जो छोटा बच्चा होता है, एक उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब बच्चे सेंसिटिव भी होते हैं, उनकी हसासियत का ख्याल भी रखना पड़ता है, लेकिन जब वो रोते हैं तो किसी भी पेरेंट से बर्दाश्त नहीं होता कि वो क्यों रो रहे हैं, वजह क्या है। अब बहुत सारे ऐसे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जिसका शिकार ये बच्चे हो जाते हैं। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, कुछ ऐसा होता है कि कोई नेग्लिजेंस हो जाती है, या फिर मौसम चेंज होता है। तो ये क्या वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, बच्चों को किस चीज़ से महफूज रखना चाहिए कि वो बीमार ना पड़े, उनकी एहतियात किस तरह करनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो डॉक्टर सारा असलम हैं, जो कि पीडियाट्रिशियन भी हैं, एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड की। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। अच्छा डॉक्टर सारा, ये बताइए कि कॉमन वायरल इन्फेक्शंस क्या हैं बच्चों में? ऐसे मौसम में यूजुअली जो देखा गया है कि कुछ वायरल इन्फेक्शन जो हैं वो ज़्यादा देखे जाते हैं बनस्बत बैक्टीरियल इन्फेक्शन के। और जब भी यूजुअली मौसम तब्दील हो रहा होता है सर्दी से गर्मी में, और या गर्मी से सर्दी की तरफ दाखिल हो रहा होता है, तब बच्चे ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन के साथ हमारे पास ओपीडीज में आते हैं। सही, वायरल इन्फेक्शंस के साथ आते हैं। अच्छा, किस तरह से बचाया जाए बच्चों को वायरल इन्फेक्शन से? क्या प्रिवेंशन है इसकी? एक सबसे बड़ी जो हिफाजत आपके पास है वो ये है कि बच्चों की वैक्सीन कराई जाए, और सर्दियों का मौसम शुरू होने से पहले 6 माह से ऊपर के तमाम बच्चों को फ्लू वैक्सीन लगा दी जाए, ताकि उसके बाद जो अगर अल्लाह ना करे अगर बच्चे को वायरल इन्फेक्शन होता भी है तो वो इतनी सिवियरिटी के साथ नहीं होगा जो वैक्सीन लगाने की वजह से हमें देखने में मिलता है कि वैक्सीन लगाने के बाद अगर इन्फेक्शन होती है तो बहुत मामूली, और होने के बाद बच्चा बहुत तेजी से रिकवर भी कर जाता है। तो बच्चों की पहले से ही वैक्सीन कराई जाए, बच्चों को गर्म कपड़े पहनाए जाए, और गर्म कपड़ों में भी ये एहतियात ये रखें कि बहुत ज़्यादा फर वाली जैकेट्स इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि वो भी एलर्जीज कराती हैं। और फिर बच्चे सीना खराब होने के साथ साथ हमारे पास आते हैं।
तो ऐसे में बेहतर ये होता है कि आप वो कपड़े जिनमें रुआं ना चिपके या पैराशूट मटीरियल, मुझे लगता है कि सबसे बेहतर होता है कि आप वो उसका इस्तेमाल करें बच्चों को पहनाने के लिए, या घर में भी ब्लैंकेट्स की जगह कंफर्टर्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगेन ब्लैंकेट में भी रुआं चिपकता है जो कि बच्चे को सांस में तकलीफ का बायस बन सकता है। सही, बिल्कुल। और ये प्रिवेंशंस है, और इन प्रिवेंशंस में जिस तरीके से डॉक्टर सारा ने बताया, मेनली यही है कि अगर आप जो ब्लैंकेट इस्तेमाल करते हैं उसके रुएं की वजह से भी वो लंग्स में जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। फिर फर वाले कपड़ों का इस्तेमाल ना करें, जो ऊनी कपड़े होते हैं उनसे अवॉइड करें। और बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं। डॉक्टर सारा, अब क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, अब जो ख़वातीन हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, वो ख़वातीन अगर 2-2 3-3 कपड़े भी पहना रही थी बच्चों को, अब वो थोड़ा सा चेंज करेंगी। जाहिर सी बात है वो अब कम कपड़े पहनाएंगी, और अब उस तरह से गर्मियों के हिसाब से जो है वो एक सीजनल केयर चलेगी। क्या करना चाहिए गर्मियों में, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, बहुत सारी माएँ ऐसी हैं, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि कहती हैं नहीं, गर्मियों में भी बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत होती है। तो किस तरह से बच्चों को कवर करें, कितनी जो कपड़े हैं वो पहनाने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो एक सोशल स्टैट है वो ये है कि भाई 2 से 3 कपड़े जो है वो बच्चों को पहनाए जाते हैं। और ये कहते हैं जी, अगर किसी की मदर को गर्मी लग रही है तो भाई उसको लगता है कि उसके बच्चे को भी गर्मी लग रही है, अगर माँ को सर्दी लग रही है तो वो कहते हैं जी शायद बच्चों को भी सर्दी लग रही है। जी। अच्छा, बच्चा अगर नहीं भी बोलता ना तो भी वो आपको सिग्नल्स दे देता है, हाँ, वो बता देता है कि मुझे सर्दी लग रही है या मुझे गर्मी लग रही है। अच्छा। अगर आपने ओवर रैपिंग की है तो बच्चे को पसीना आने शुरू हो जाएंगे, निशान आने शुरू हो जाएंगे, ठीक। तो और वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होगा, मुसलसल होता रहेगा। तो आपने इतनी गैर रखनी है जिसमें बच्चा कंफर्टेबल हो। अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सर्दी और गर्मी के बिल्कुल ही मुतवाज़िन देना है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही कपड़े कम कर दिए जाए, हाँ। तो उससे बच्चों के हाथ पाँव ठंडे होने लगेंगे, वो हाँ। अगेन रोने लगेगा। वो पाँव ठंडे होने के अलावा हल्का सा नीला रंग भी आने लगता है। सही। तो उससे भी बचाने के लिए इतना रखें कि मुतवाज़िन हो, ना बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा यानी कि अगर ओवर सर्दियों में करें। आप 4 कपड़े पहना रहे हैं, यानी इनर पहना रहे हैं, फिर स्वेटर भी पहना रहे हैं, फिर उसके ऊपर शर्ट भी पहना रहे हैं एंड ऑल दैट, तो कम करके आप 2 या 3 ड्रेसेस कर लें, तो वो आप वेयर करा दें तो ज़्यादा बेहतर है, उससे जेंटल केयर हो जाएगी। बस गर्मियों में अब क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको किस तरह नहलाना चाहिए, कितनी दफ़ा नहलाना चाहिए, 2 दिन में क्या रोज़ाना नहलाना चाहिए या 3 दिन में 1 दफ़ा नहलाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे उनकी केयर की जाए? गर्मियों में तो मैं कहूँगी कि आप उनको रोज नहलाएं, और पानी को ठंडा रखें कि अगर जैसे सर्दियों में नहा रहे हैं तो नीम गर्म पानी हो, और बिल्कुल ठंडा पानी का इस्तेमाल ना करें। और अच्छा होता है कि अगर आप उनको सुबह में या दोपहर से पहले पहले नहला दें ताकि वो वार्म में ही रहे। अदरवाइज अगर आप सर्दियों के अलावा गर्मियों की बात करें तो उसमें टाइम की कोई ऐसी खास कैद नहीं है, लेकिन हाँ, नहाते के साथ ही फौरन एसी में बैठ जाना, ये इससे अगर एहतियात किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। सही। अच्छा, अब थोड़े से उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जो स्कूल गोइंग है। स्कूल गोइंग बच्चों में बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, जस्ट लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन हो गया, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, या फिर वो मसाले वाली चीज़ें जो लंच में खाते हैं उस वजह से भी उनको स्टमक में प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से भी उनको जो है वो फ्लू होता है, या बहुत सारी और भी है फीवर हो गया लाइक दैट, ये चीज़ें होती हैं। इसको कवर अप करने के लिए क्या करना चाहिए, लंच में क्या देना चाहिए बच्चों को, उनकी क्या केयर करनी चाहिए, और स्कूल से जो इन्फेक्शंस लगते हैं, व्हाट आर दीज इन्फेक्शंस? अच्छा, स्कूल में जो अगर आप लंच भेज रहे हैं तो कोशिश ये करें कि वो लंच भेजें तो घर की बनी हुई चीज़ें, बाहर की चीज़ों से एहतियात करें, और घर की भी वो चीज़ें भेजें जो स्कूल में 11-12 बजे के करीब भी ठीक रहे। ऐसा ना हो कि वो खराब हो जाए या उसमें स्मेल आ जाए और बच्चा वो पिक ना कर पाए और वो गलत चीज़ खा ले। बाहर की पकी हुई चीज़ें या बाहर की बनी हुई चीज़ें, इवन पैक फूड है या उससे एहतियात किया जाए, जंक फूड है उससे एहतियात करें। हेल्दी चीजें दें, फल दे सकते हैं, फल भी अगर जैसे अगर बनानास है वो दे दिया तो वो ठीक है। अगर कोई लगता है आपको कि वो खराब होने लगा या नरम पड़ गया है फल, तो उससे गुरेज करें, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो एक बंद लंच बॉक्स में मजीद खराब होने का खदशा है। सही। अच्छा, बच्चों में मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, वो उसकी क्या वजूहात होती हैं? मूड स्विंग्स होने की कई वजूहात हो सकती है। इसमें एज के हिसाब से भी अलग अलग है कि अगर बहुत छोटा बच्चा यानी टॉडलर अगर इस तरह से कर रहा है तो आप उसमें देखें कि उसको कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं शुरू होगी। लेकिन अगर कोई बच्चा है कि जो बड़ा है, बोलने वाला है, और अगर वो स्विंग्स परसिस्टेंटली दे रहा है तो आप उसके साथ बैठें, उसको बाहर किसी एक्टिविटी में लेके जाएं और
किसी खेल के दौरान उसको शामिल करें और उस दौरान उससे बात करने की कोशिश करें कि उसके साथ आया कोई वाकई कोई परेशानी है, या स्कूल में कोई मसला पेश आ रहा है, या पढ़ाई में कोई तकलीफ है, या कोई बुली है, या कोई दोस्तों से नाराजगी है, टीचर से नाराजगी है, इन तमाम चीज़ों को देखना ज़रूरी है। सही। अच्छा, वायरल इन्फेक्शन के हवाले से शुरू में भी हम बात कर रहे थे, तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा इस बारे में एक दफ़ा और आप एलिब्रेट करें कि वायरल इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए, बच्चों के लिए क्या एहतियात की जाए इन जनरल, स्कूल गोइंग और जो छोटे टॉडलर्स हैं बोथ, उनके लिए क्या एहतियात है। वायरल इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं, वैक्सीन्स कौन कौन सी होती हैं जो कि इसकी प्रिवेंशन के लिए होती हैं? तमाम वैक्सीन्स जो कि EPI शेड्यूल का हिस्सा है, जो गवर्नमेंट आपको एक कार्ड बना के देती है, उन तमाम वैक्सीन्स का इस्तेमाल करें, बच्चों को वक्त पे वैक्सीन लगाएं। और वक्त पे वैक्सीन लगाने के अलावा बच्चों को जो गवर्नमेंट के अलावा अगर प्राइवेट वैक्सीन आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर आप उसके पैसे जमा करें और उन वैक्सीन का इस्तेमाल करें। सही। बहुत हर सारे साल जी कंटिन्यू कीजिए। 6 महीने से ऊपर के बच्चों को भी फ्लू वैक्सीन का इस्तेमाल करें, गर्म कपड़े पहनाएं सर्द मौसम में बदलने के वक्त, और बर्फ या ठंडी मशरूबात से बचाएं जो बहुत तेजी से अगर आप पकड़ लेते हैं। जी। अच्छा, आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो खसरा की वबा का शिकार हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुए हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, अर्ली डिटेक्शन क्या है? खसरा में अगर बच्चे के जिस्म पे निशान या धब्बे आना शुरू हो गए, तो इसका मतलब ये है कि बच्चा बाकी लोगों को भी इन्फेक्शन दे सकता है। ऐसी सूरत हाल में बेहतर ये होता है कि जो उसकी बाकी बहन भाई हैं उनसे उनको अलग कर दिया जाए, स्कूल जाने से रोक दिया जाए और उसको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाया जाए। बेहतर ये होता है कि आप उसकी बर वक्त अगर वैक्सीन लगाई हो तो सबसे अच्छी बचाव तो ये है, लेकिन अगर अल्लाह ना करे अगर किसी बच्चे को हो गया तो खुदारा उसको उस इन्फेक्शन के दौरान स्कूल ना भेजें, क्योंकि वो मजीद और बच्चों को लगाने का खदशा है। सही, क्योंकि उससे फिर वो ज़ाहिर है वो वायरल होता है, वो फिर बाकी लोगों में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा, बच्चों के लिए आप ऐसी कौन सी ख़ास इंस्ट्रक्शंस देना चाहेंगी पेरेंट्स को कि जब वो उनको स्कूल भेजते हैं तो वो किन ख़ास बातों का ध्यान रखें जिससे उनके बच्चों की सेहत ठीक रहे? अच्छा, अगर बच्चे स्कूल गोइंग है तो बेहतर ये होगा कि आपने उनका खाना पीना अच्छा रखना है, हेल्दी डाइट दें उनको, उनके खाने में फल, ड्राई फ्रूट्स, दूध, हरे पत्ते वाली सब्जियां, सलाद और गोश्त, तमाम चीज़ों का शुमार रखें ताकि उनकी सेहत बेहतर हो। इसके अलावा अगर बच्चों की एहतियात रखनी है तो आप उनको एक्सरसाइज और डेली उनको खेलने कूदने के लिए दिन में 2 घंटे कम से कम उनकी फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए। शाम में अगर आप 1 घंटा भी उनको लेकर आ रहे हैं और दोपहर में अगर वो स्कूल में 2 घंटे ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छा उनके लिए साबित होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारा आपके कीमती वक्त के लिए, और बहुत अच्छी आज हमने बातें शेयर की डॉक्टर सारा के साथ में। और आई एम श्योर कि आप लोग को भी अवेयरनेस आई होगी कि बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करना है, और बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। बच्चों को ट्रीट करने का जो तरीका होता है वो पेरेंट्स के लिए भी बड़ा पोलाइट होना चाहिए, और जब भी आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं उससे पहले कम से कम आप अपने बच्चों के बैग्स ज़रूर चेक किया करें, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चों के बैग बहुत गंदे होते हैं और जिस वजह से जर्म्स उनको बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो बच्चों को हमेशा हैंड वॉश दें, बच्चों को हमेशा टिश्यू पेपर साथ दें, बच्चों का जो लंच बॉक्स है वो साफ़ सुथरा रखें, उनके बैग चेक करें, उनका जो आप पानी का बॉटल है उसको चेक करें। और अगर आप इन तमाम तर चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आई एम श्योर आपके जो बच्चे हैं वो बीमार नहीं पड़ेंगे। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मिलवाएंगे आपको अख्तर राय साहब से, और उनसे करेंगे बात हमारे स्कूल्स की हालत ज़ार पे कि हमारे यहाँ तो कितने ऐसे हैं जो घोस्ट असातिज़ा हैं, हमारे यहाँ तो कितने स्कूल ऐसे हैं जो घोस्ट हैं, और हालत ज़ार वो तो पूछे ही नहीं, और तालीम का मयार उस पर होगी बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम पर, और अगर स्पेशली मैं कराची की बात करूँ तो कराची हाइट्स तो वैसे ही आपको बहुत सारे शिकवे करते हुए नज़र आएंगे। कभी रिज़ल्ट पे एहतजाज होता है, कभी नंबर्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर स्कूलों की हालत ज़ार देखें तो फिर ऐसा लगता है कि कराची के जो स्टूडेंट्स हैं या कराची की जो आवाम है जो इन यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज से पढ़ के निकले ना, इनके लिए हेड्स ऑफ, क्योंकि जिस माहौल में और जिस इन्वायरमेंट के साथ जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के निकलते हैं उनका क्या ही हाल है
वो ना पूछें। अब इस पर बात करने के लिए हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सर, हमारा तालीमी निज़ाम इतना ज़्यादा क्यों जो है वो पीछे धकेल दिया गया है या पीछे है? क्या वजूहात हैं कि हमारे स्कूलों की हालत जार देखें, हमारा स्कूल का सिस्टम देखें, हमारा तालीमी निज़ाम देखें, दोहरा मयार है। कहीं तो बहुत इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं जिनको एडमिशन लेना बास बच्चों के लिए मुश्किल है, और कहीं ये हालत है कि स्कूल में टीचर भी नहीं आते। जी सर। जी सर, आवाज़ आ रही है आपको? जी सबा, मुझे आपकी आवाज आ रही है। गालिबन आपका सवाल मुकम्मल हो गया है। जी जी जी। अच्छा, गुजारिश ये है कि आपका मौजू और आपका सवाल जो है जी वो इंतहाई बेहतरीन है, और ये वो सवाल है या वो मौजू है जिस पर बात करते रहना चाहिए। जी। सूरत हाल ये है कि जब हम दुनिया भर के तालीमी निज़ाम की बात करते हैं या बिलखुसूस पाकिस्तान के पस मंज़र में तालीमी निज़ाम पर गुफ्तगू की जाती है जी, तो यकीनन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमें पोलराइजेशन नज़र आती है। बहुत ज़्यादा तबक़ाती तालीम का यहाँ निज़ाम पाकिस्तान में मौजूद है। एक तरफ सरकारी स्कूलों का निज़ाम तालीम है, दूसरी जानिब मदारिस का निज़ाम तालीम है, तीसरी जानिब जो है वो अक्सरियती प्राइवेट स्कूल्स का निज़ाम तालीम है, और फिर मखसूस जो एलीट स्कूल्स हैं उनका भी हमें निज़ाम तालीम अलग से नज़र आता है जी। और इसी तरीके से बैरून मुल्क से जो निज़ाम तालीम हमने कैम्ब्रिज की शक्ल में या दूसरे GCSE की शक्ल में ले रखा है वो भी है। तो ये तमाम कैटेगरीज जो हैं वो हमारे मुख्तलिफ निज़ाम हाई तालीम को इंडिकेट करती हैं। अब मामला जो है वो इस कदर इसमें यानी तनाव की वैरायटी क्यों है या इसमें इतना ज़्यादा शक्लें क्यों मौजूद हैं, इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में हमारी कम नसीबी ये रही कि हम कोई कौमी तालीमी पॉलिसी इस तरह से नहीं बना सके कि जिसका तसलसल जो है वो मुस्तकिल रखा जाता और जो एक 50 साल 100 साल के विजन के तहत जो है वो पॉलिसी बनाई जाती। अब कौमी तालीमी पॉलिसी का फुकदान अपनी जगह है और उसके बाद फिर उसके जो मुख्तलिफ अनासिर हैं जिसमें प्लानिंग भी है और जिसमें एग्जीक्यूशन भी है और जिसमें फाइनेंसिंग भी है और जिसमें गवर्नेंस भी है, तमाम चीज़ें ही अपने अपने शोबे में जो है वो कमज़ोर रही हैं पाकिस्तान में। और ये भी एक अजब दिलचस्प बात है कि हमने मुसलसल कई दहाइयों से हर हुकूमत को सियासी बयानबाजी तो करते देखा है कि तालीम हमारी पहली तरजीह है, पहली तरजीह है तालीम, लेकिन अमलन जो है वो तालीम को न तरजीह समझा गया न बनाया गया और सियासी नारों के तौर पर वफाक हो या सूबे हो तालीमी इमरजेंसी भी नाफिज कर देते हैं। उसमें भी हम देखते हैं कि कोई अमली तौर पर इक़दाम नहीं उठाए जाते और आज भी सरकारी स्कूल्स जो हैं वो कसमा पुरसी का शिकार हैं और वो बहुत ज़्यादा वहाँ के जो हालात हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ज़्यादा यानी अफसोसनाक है। दूसरी जानिब प्राइवेट स्कूल्स हैं जो किसी हद तक अपना जो हिस्सा है वो अदा कर रहे हैं, लेकिन उन प्राइवेट स्कूल्स में भी इतनी ज़्यादा वैरायटी है और कम फीस से लेकर बहुत ज़्यादा फीस तक कि उनके निज़ाम हाई तालीम को भी अजब नज़रों से देखना पड़ता है कि हम वालिदैन को, मुआशरे को किस कशमकश का शिकार कर रहे हैं या किस मुकाबले की दौड़ में हमने लगा दिया है। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिसी का, प्लानिंग का, करिकुलम का और एकेडमिक्स का और उसकी एग्जीक्यूशन का
प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान में रहा है। और जो हमारे सेमी अर्बन एरियाज हैं या हमारा देही इलाका है, वहाँ पर जो मौजूद सहूलतें हैं उनकी कमियाबी ने या उनके फुकदान ने जो है तालीमी सूरत हाल का नक्शा जो है वो बिगाड़ के रख दिया है। तो तमाम चीज़ें ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक न प्लान की जाती हैं और न उन पर अमल दरामद होता है। और इसके साथ साथ जो भी बचा कुचा तालीमी बजट रखा जाता है वो भी इंतहाई कलील होने के बावजूद भी मुस्तकिल वो करप्शन का और बद इंतज़ामी का शिकार हो जाता है। ठीक है सर, इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं, डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं तालीमी निज़ाम के हवाले से। अब जिस तरह से सरकारी स्कूलों के हवाले से सर ने निशानदेही की है, हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये निज़ाम बेहतर कैसे होगा? जी, तालीमी निज़ाम बेहतर होगा जब हमारी विल और हमारी इंटेंशन जो है वो बेहतर होगी। मामला ये है कि हम विल के बजाय विश से ज़्यादा काम लेते हैं। हम जो तालीमी पॉलिसी बनाते हैं उसको विश लिस्ट के हवाले कर देते हैं, बजाय इसके विश के बजाय हम अगर विल से काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि तालीमी निज़ाम में बेहतरी होगी। और इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे उसमें हुकूमत हो, चाहे उसमें डिपार्टमेंट्स हो, चाहे उसमें सिविल सोसाइटी हो, चाहे उसमें ज़राए अबलाग हो, वालिदैन हो या स्कूल मुंतज़मीन हो, असातिज़ा हो, तमाम को अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। तो बुनियादी जो मामला है वो अब चूंकि 18वीं तरमीम के बाद तालीम जो है वो सूबाई मामला बन चुकी हुई है, तो हर सूबे में मुख्तलिफ किस्म के तालीमी मनाजिर जो है या मंजरनामे जो है हमें देखने को मिलते हैं। और सूरत हाल ये है, अगर हम सूबे सिंध की बात करें तो अभी भी 60 से 70 लाख बच्चे जो है वो स्कूल जाने की उम्र होने के बावजूद स्कूलों से बाहर हैं। 50 लाख से थोड़े से ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। 40 लाख से ज़्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में तालीम हासिल कर रहे हैं। इसी तरीके से 2 से 2.5 लाख बच्चा जो है वो कैम्ब्रिज इम्तिहान को तरजीह देता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में कोऑर्डिनेशन और हमारा जो एक नेटवर्किंग है उसकी बहुत ज़रूरत है। हुकूमत को लाजमी तौर पर, चूँकि ये कानून में, आइन में रियासत की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है, उसको न सिर्फ ये कि एक ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स को उनका जायज़ मकाम भी देना पड़ेगा। और फिर एक बहुत ही कौमी जज्बे के साथ और बहुत ही एक प्रोग्रेसिव स्पिरिट के साथ जो है वो काम करना होगा। उसमें स्कूलों की हालत ज़ार को बेहतर करना होगा, उसमें निसाबी कुतुब का मयार बेहतर करना होगा, उसमें असातिज़ा की तरबियत बेहतर करना होगी, उसमें स्कूल या एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है, मुंतज़मीन जो है, उनकी तरबियत ख़ास तौर पर ज़्यादा बेहतर करनी पड़ेगी। और इसी तरीके से वालिदैन को भी एजुकेट करना पड़ेगा। और जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं उनको भी स्कूल में लाने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, बाकायदा मुहिम और तहरीक चलानी पड़ेगी। इसी तरह से वो 40 से 50% बच्चे जो प्राइमरी पास करके स्कूल को छोड़ देते हैं या तालीम लेफ्ट कर देते हैं, उन तमाम बच्चों के लिए भी कोई ना कोई मुनासिब इंतज़ाम करना पड़ेगा। और इसके अलावा साथ साथ चूँकि हम एक गुर्बत के मुआशरे में रहते हैं, तो अब हमें तालीम को वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के साथ जो है वो मुंसलिक करना पड़ेगा। जब तक हम अपने यहाँ वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को स्कूल की तालीम के साथ बिल्कुल कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम तालीम के वो रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते जो हमारे मुआशरे को चाहिए, या गरीब जो
अक्सरियत में वालिदैन हैं उनको चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं, अगर ये तरतीबवार और मरहलेवार एक इंतहाई खुलूस के साथ, जज्बे के साथ, विजन के साथ और मुस्तकिल मिजाजी के साथ अगर की जाए तो मैं समझता हूँ कि तालीमी निज़ाम पाकिस्तान में भी बेहतरी की तरफ जा सकता है। स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स की? देखिए, स्किल डेवलपमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, दुनिया भर में जनरल एजुकेशन या बेसिक एजुकेशन होती है और उसमें बच्चों की सॉफ्ट स्किल्स और जो उनकी मिडिल स्किल्स है, जो थोड़ी सी लिटरेरी स्किल्स हैं, हार्ड स्किल्स हैं, वो डेवलप की जाती हैं। हमारे यहाँ प्राइमरी एजुकेशन को और मिडिल स्कूल को खास तौर से बच्चों की आदत, अतवार, उनकी कम्युनिकेशन स्किल, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स और उनके जो मैनर्स और एटिकेट्स हैं और उनकी जो लाइफ स्किल्स हैं, उन पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और मिडिल स्कूल के फौरन बाद जब सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पर जो तालीमी निज़ाम का खाका बनना चाहिए, वो ज़रूर वन स्किल फॉर वन स्टूडेंट लाजमी होना चाहिए। हर बच्चा जो अपनी स्कूल एजुकेशन को मुकम्मल करे, वो एक स्किल के साथ, एक हुनर के साथ, एक किसी भी फन के साथ जो है वो मुकम्मल करे। बदकिस्मती ये है कि हमारे माशरे में टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन को सोशली बहुत बुरा समझा जाता है और हम टेक्निकल और वोकेशनल स्किल्स को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हुआ कि प्रोफेशनल डिग्रीज तक तो बच्चे बहुत कम पहुंचते हैं, लेकिन टेक्निकल और वोकेशनल स्किल्स न होने की वजह से बदकिस्मती से हमारा ये निज़ाम तालीम बच्चों को एम्प्लॉयबल नहीं कर रहा, वर्केबल नहीं कर रहा और जो सोसाइटी है, जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है, उसके लिए बच्चों को तैयार नहीं कर रहा। तो ये दोनों खामियों को हमें अपने सिस्टम से निकालना होगा कि उनकी सॉफ्ट स्किल्स को भी बेहतर करें, उनकी शख्सियत को भी बनाएं स्कूल मिडिल स्कूल एज तक, और उसके बाद सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में उनकी स्किल डेवलपमेंट की जाए और वोकेशनल और टेक्निकल स्किल्स उनमें डेवलप की जाए ताकि वो किसी माशरे में एक कारामद फर्द बन सकें। अच्छा, जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनके लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए कि वो वापस स्कूलों में आए और पढ़ें? देखिए, ये दोनों चैलेंजेस एक साथ हैं कि एक तरफ पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं स्कूल की उम्र के बावजूद, और इसी तरीके से वो बच्चे जो प्राइमरी तक तालीम हासिल कर भी लेते हैं किसी तरीके से, वो भी आधे से ज़्यादा जो है वो मैट्रिक से पहले ही स्कूल को, तालीम को खैर बात कह देते हैं। तो दोनों महाजों पर कि हमारा ये जो आउट ऑफ स्कूल बच्चा है ये वापस स्कूलों में आए, और जो बच्चा स्कूल में आ गया और वो जो है वो ड्रॉप आउट हो रहा है, तो ड्रॉप आउट बच्चों को भी स्कूलों में रखने के लिए निज़ाम तालीम को फ्लेक्सिबल करना होगा, पुरकशिश करना होगा। और जो स्कूलों से बाहर बच्चे हैं, हमें वो पॉवर्टी के, गुर्बत के मुआशी मामलात को एड्रेस करना पड़ेगा, वालिदैन को सपोर्ट करना पड़ेगी और उनके एतमाद में इजाफा करना पड़ेगा कि वो मुआशी तंगदस्ती के बावजूद और कम वसाइल के बावजूद तालीम को बहरहाल एक तरजीह के तौर पर ज़रूर ले और स्कूलों तक लाएं। शाम की शिफ्ट हो या उनके लिए कोई क्रैश प्रोग्राम हो, उनके लिए फास्ट ट्रैक प्रोग्राम्स बन सकते हैं, उनके लिए जो है वो मामूली से वजीफे के साथ जो है वो एजुकेशनल प्लान बन सकते हैं, और उनको 1 साल की तालीम 3 महीने में देने का भी एक नया निसाब तैयार किया जा सकता है। और इस तरीके से उनको एज वाइज कैटेगराइज करके उनको 5वीं क्लास, मिडिल क्लास यानी 8वीं क्लास और 10वीं क्लास का एक स्टेटस भी दिया जा सकता है। और फिर इसमें पूरे माशरे को, असतुज़ा को और इस स्कूल कम्युनिटी को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। और बात यही है कि हमारी तालीम का दोहरा मयार है और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर आप स्कूल प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए बेहतर एक्टिविटीज़ हैं, बेहतर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, बेहतर कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं और बहुत कुछ ऐसा है जो कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल वहाँ पर उतनी एक्टिविटीज़ नहीं है, वहाँ पर उतनी सहूलियात नहीं है, बल्कि वो स्कूल्स तो जो है वो पंखे और लाइट और बेंचेस भी वहाँ पर नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये दोहरा मयार नहीं है, ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है जिसको हल करने की ज़रूरत है, इस मैटर को सॉल्व करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं उनका क्या कसूर है, वो तो यही ट्रस्ट करके पढ़ रहे हैं ना कि भाई अगर हमारे पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है तो हमें सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं। अब ये सरकार का काम है कि इस दोहरे मयार को, इसका जो स्पेस है वो ख़त्म करे। गवर्नमेंट स्कूल में भी बच्चों को उसी तरह से स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने की इजाज़त दी जाए, उसी तरह से उनके लिए प्रोग्राम्स बनाए जाएं, उसी तरह से उनके लिए ग्राउंड्स बनाए जाएं, उसी तरह से उनके पास भी सिंगिंग की एक्टिविटी हो, उनके पास डिबेट की एक्टिविटी हो और जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो हो। तालीम का जो मयार है वो बेहतर बनाए, जो आपके असातिज़ा हैं उनकी प्रॉक्सीज, उनकी अटेंडेंस को बेहतर बनाए, तब जाकर ये जो गैप है ये फिल होगा। आज के शो से फिलहाल इतना ही। आज का शो आपको कैसा लगा ज़रूर इस हवाले से फीडबैक दीजिएगा। सिटी 21 की ऑफिशियल फेसबुक साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप वॉचिंग सिटी एट 10।